استاد صاحब, जिस तरह से इमरान खान साहब ये मुतालिबा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के अराकीन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, क्या लगता है आपको कि ये दुरुस्त मुतालिबा है उनका? देखिए, सबसे पहले तो मेरे दोस्त हसन कल तक तो एक बड़े जय्यद रिपोर्टर थे, लेकिन आज क्योंकि वो वकील के लिबास में हैं और आइन और कानून के ऊपर इतनी गिरफ्त रख रहे हैं, उन्होंने कल से आज के दरमियान जो इलेक्शन के कवानीन के ऊपर और आइन के ऊपर जो उनकी गहरी नज़र पड़ी, उसके सामने होते हुए मैं तो ओहो बात तो सुन लें, मैंने कहा कि इस तरह के जय्यद आइन के तालिब इल्म के सामने मुझ जैसे नाचीज़ को तो आइन के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, वो तो हसन साहब बेहतर बता सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 6 जो है उसको हम सियासी पार्लेंस के अंदर हर बंदे के ऊपर आजकल लगाते रहते हैं, इसके ऊपर भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए, उसके ऊपर भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये हमारा इस वक्त का इस अजीब से सिस्टम के अंदर एक वतीरा सा, एक पंच लाइन बन गई है कि हर शख्स के ऊपर हम चलते हुए आर्टिकल 6 लगा देते हैं। आर्टिकल 6 एक बड़ा सीरियस कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज है जो कि कहता है कि सस्पेंड या एब्रोगेट, कॉन्स्टिट्यूशन को जो भी शख्स सस्पेंड या एब्रोगेट या होल्ड इन अबेंस करे, ये 3 अल्फाज हैं, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लग सकता है। इसके ऊपर बड़ी जुरिस्प्रूडेंस हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, 1956 तमीज़ुद्दीन केस से लेके अब तक इसके ऊपर बड़ी डिस्कशंस हुई हैं कि एब्रोगेशन क्या होती है, सस्पेंशन क्या होती है, आर्टिकल 6 किन चीज़ों के ऊपर उसका इदराक है। उसके नीचे एक कानून बना हुआ है 1973 का हाई ट्रीजन एक्ट, उसके अंदर मज़ीद कुछ तफसीलात हैं जो कि मैंने जिस तरह कहा कि मैं तो इसमें एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, हसन इस पे ज़्यादा गिरफ्त रखते होंगे इन तमाम कवानीन के ऊपर, तो उनके साथ तो मैं बहस नहीं कर सकता। लेकिन मेरे ख़्याल में ये एक पॉलिटिकल स्लोगन ज़्यादा है जो आजकल यूज़ किया जा रहा है। कल को कोई हुकूमत अगर आएगी, वो इसको किस तरह इंटरप्रेट करेगी, क्या पॉलिसी लेगी इसके ऊपर, अदालतें उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगी, क्या किसी बंदे के ऊपर सियासी तौर पे लगाया जा सकता है, नहीं जगह लगाया जा सकता, क्या इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर के ऊपर लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता, इसके ऊपर बड़ी जुरिस्प्रूडेंस में बहस होगी। तो मेरा ख़्याल है कि इस तरह के बयानात को सियासत के अंदर तो हमें देखना चाहिए। और बाय द वे, इसका ये मतलब नहीं कि सिकंदर सुल्तान राजा जो भी पाकिस्तान के अंदर सबसे जमहूरियत के ख़िलाफ़ जो भी सबसे सख्त सज़ा दी जा सकती है वो उसके मुर्तकिब नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर, अब से पहले भी बहुत सी बातें होती रहीं, बड़े बड़े जय्यद लोग इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम जैसे लोगों ने इसके अंदर सर्व किया है। उस वक़्त भी लोग इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद करते थे, उस वक़्त भी कहते थे 4 लोग के धांधली हुई है, उस वक़्त भी PTI ही वो जमात थी जो कहती थी कि 35 पंक्चर लग गए। लेकिन उस वक़्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर के किरदार पे इस तरह की बातें नहीं हो रही थी। हमें इलेक्शन कमीशन को और इस किरदार को थोड़ा सेपरेटली देखना चाहिए। जहाँ तक आर्टिकल 6 का ताल्लुक है, वो तो कानून आने वाले दिनों के अंदर अपनी जुरिस्प्रूडेंस के लिहाज से डिसाइड करेगा, लेकिन इस तनकीद को रायगा नहीं जाने दें कि वाकई एक शख्स या चंद अशखास जो एक इदारे के इलेक्शन कमीशन के हेड थे, जिनका एक काम था आर्टिकल 218 से आर्टिकल 222 के दरमियान कि वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाएंगे, उसको सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान अपने ऑब्जर्वेशंस में कह रहे हैं कि वो उन्होंने नहीं करवाया। तो फिर इस बात को तो ना सिर्फ वो कह रहे हैं, अदालतों के फैसलों के अंदर आ रहा है, लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों के अंदर आया, इस्लामाबाद के अंदर ये बात ट्राइब्यूनल्स के अंदर की जा रही है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इससे एग्री कर चुकी हैं, ऑपोजिशन भी यही कहती है, हुकूमती जमातें भी यही कहती हैं कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। तो मैं हसन से कहना चाहता हूँ कि अपने कानून के ज़ाविये को थोड़ा सा इसमें बेहतर करें। इसके अंदर कोई इससे ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं हो रही कि जमहूरियत के कुछ सिस्टम्स हैं जिनके बगैर जमहूरियत देरपा नहीं हो सकती। उसके अंदर एक बड़ी बात यह है कि उसकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो ताकि सबको लगे कि फैसले करें कि फैसले ठीक हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवा सके। तीसरी बात यह है कि ट्रांजिशन ऑफ पावर के वक्त जो इंटरिम गवर्नमेंट्स हैं वो ठीक हों। इसमें कानून की मैं ज़रूर करना होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, लेकिन मैं सिर्फ कानून के ऊपर एक आखिरी जुमला कह दूं कि इसके ऊपर बात करने से पहले या इसके ऊपर इस तरह की ओपिनियन देने से पहले दोनों तरफ आर्टिकल 6 के हक में या खिलाफ कुछ लोग जिनको इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा पता है उनसे रुजू कर लें, बाकी सियासत के दरमियान में जो भी बात होती रहे। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारी आपने जो बात की, हम बहुत अरसे से उनके ऊपर बात नहीं कर पा रहे। जी अगर हसन की इजाज़त हो तो मैं आगे बात कर सकता हूँ, नहीं तो
उनकी आप बात करें, देखिए मैं तो सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि अगर आप वो मेरी बात पूरी सुनते तो उसमें मैंने एक पॉइंट जो उठाया वो ये था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन से ये मामला शुरू हुआ। अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेते हालात बेहतर हो जाते, और उसके बाद से जो आप मुमासलत दे रहे हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेकर चल रहे हैं 8 फरवरी के इंतखाबात से, वो तो कौन उससे रायगा है, कौन उसको नज़रअंदाज करता है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में किस तरीके से फॉर्म 47 लेकर आए, फॉर्म 45 को नज़रअंदाज किया गया, उससे पहले जो मामला चले आरओज़ ने क्या इकदाम किए, उससे तो कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मैं खुद एज ए रिपोर्टर ये मामला देखता रहा हूं। असल मामला इंट्रा पार्टी इलेक्शन का था जहां से यह आगाज हुआ। क्या आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम किया जाता है? नंबर 1, क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से जो फैसला आया है पीटीआई के हवाले से, जिन अफराद के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने पार्टी के सरबराह से पूछना है चेयरमैन से, तो उसका चेयरमैन इस टाइम कौन होगा? क्या वो उन चीजों से किससे वो पूछेंगे? वो कौन होगा? रहनुमाई फरमाएं। और वो किससे पूछ के मामला जाएंगे? अगर वो नहीं होंगे तो क्या ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता ये मामला कि इसकी रहनुमाई फरमाएं, इनकी क्लैरिफिकेशन करें कि अभी तक तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई का तस्लीम नहीं हुआ, तो फिर ये मामला किधर जाएंगे? जी बिल्कुल हसन साहब, बिल्कुल ऐसे ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सोचना होगा। मैं जिस इस तरह पे से जवाब देना चाहूंगा अगर आप मुतालबा इजाजत कर रहे हैं, देंगे। बिल्कुल आर्टिकल 6 का। जी साहब साहब, मैं इस पे हसन की जवाब का थोड़ा सा जवाब दे सकूं, कि जसारत कर सकूं हसन के सवाल के थोड़ी सा जवाब देने की। हसन साहब, इसके अंदर किसी की दो राय नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर आप पीटीआई के अपने लोगों से भी बात करेंगे तो वो भी आपको ये बताएंगे कि इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि जहाँ पे उन्होंने 2 चीज़ें कहीं पे ठीक की होंगी कानूनी अपनी स्ट्रैटेजी में, वहीं पे उन्होंने 10 चीज़ें गलत भी की होंगी। उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर जो उनकी कार्रवाई है, जो उनके डिफेंसेस हैं, वो अदालत के सामने हैं। आई एम श्योर कि वो इस बात को एग्री करेंगे कि उसके अंदर कुछ वीकनेसेस हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। लेकिन बात ये हो रही है कि क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लिस्टेड जमातें, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, सेवरल हंड्रेड्स के अंदर हैं जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड जमातें हैं। क्या इलेक्शन कमीशन का रवैया जानिबदार है या गैर जानिबदार है किसी भी एक मुकदमे के अंदर? क्या जो इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई करने का तरीका है, पीटीआई ने 10 गलतियां की होंगी, लेकिन लोग सवाल ये पूछते हैं कि उसी तरह की 10 गलतियां बाकी लोगों ने भी की हों, बल्कि कुछ लोगों ने तो उस 10 के ऊपर भी 5 गलतियां की हैं। तो ये ख़ास नज़र करम अगर इलेक्शन कमीशन की किसी एक चीज़ के ऊपर होगी तो लोग सवाल पूछेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आर्टिकल 6 लग जाएगा या ये, मैं भी तो यही बात कर रहा हूं ना, मैं भी तो यही बात कर रहा हूं कि लोगों को सवाल पूछने का, मुझे ब्रेक की जानी पड़ना है। माजरत साहब, वकला भी यही बात कहते थे कि हमें इन चीजों को मानना चाहिए, आर्टिकल 187 के तहत बिल्कुल मामला अब क्लियर हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये सोचना होगा, और यकीनन अगर उन्हें कानूनी कामयाबी मिली है तो अब इस कानूनी कामयाबी को सियासी कामयाबी में तब्दील करना होगा, ताकि जिससे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा हो।